हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोशन साइंस स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज पेपर ज्योग्राफी का हो चुका है और मेरे ख्याल से जितना मैंने एनालाइज किया है पेपर को, आपका पेपर बहुत ही आसान आया है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। ये ज्योग्राफी का जो सेट है वो 3 है। ठीक है, चलिए इनके एमसीक्यू के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं फटाफट। तो बच्चों, इसमें से जैसे अगर बात की जाए, पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन सा जल संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने वाला जनसंचार का माध्यम है? तो आप सभी को पता है कि जल संरक्षण के लिए आप लोगों में जागरूकता कैसे फैला सकते हो। टीवी और प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, लोगों में जागरूकता फैला सकते हैं। तो बच्चों, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है बच्चों जल क्रांति अभियान। ठीक है, जो जल क्रांति अभियान निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य था? जल क्रांति अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बच्चों, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जल संसाधन का संरक्षण करना जल क्रांति अभियान का मुख्य उद्देश्य था। तो बच्चों, इसका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों, हमारा प्रश्न है कि एक कोटेशन दे रखी है, इसमें हमें कथन और अभिकथन बताने हैं। तो पहला इसमें बच्चों, मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अविकसित देशों के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों, अविकसित देश विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा में बराबर नहीं है। हाँ, बात ठीक है बच्चों, आप सभी को पता है जो अविकसित देश है वो विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा यानी कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और मुक्त व्यापार क्या है, उनके लिए हानिकारक है। क्यों हानिकारक है? कॉमन सेंस है बच्चों बात कि क्या होगा, अगर मुक्त व्यापार होगा तो एमएनसी कंपनीज वहां जाएंगी, तो वहां की जो छोटे कंपनीज है, ठीक है ना, छोटे उद्योग है, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, लुप्त होते जाएंगे। तो बच्चों क्या है, अभिकथन कारण की सही व्याख्या करता है। तो इसका बच्चों सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ए और आर यानी दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी सही करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों कि जो नीरू मीरू जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आप सभी को पता है नीरू मीरू यानी जल और आप जो ये कार्यक्रम है ये आंध्र प्रदेश में चलाया गया था, यानी बच्चों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा क्या है बच्चों, केंद्र सरकार द्वारा हरियाली जल संभर परियोजना किसके द्वारा क्रियान्वित की गई थी? तो बच्चों, आप सभी को पता है केंद्र सरकार द्वारा ये किसके द्वारा की गई थी? ग्रामीण पंचायत लोगों की सहभागिता से। किसके बच्चों? ग्रामीण पंचायत लोगों की सहभागिता से। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों आपका। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, तो इसमें क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यान से पढ़िए और फसल के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला बोल रखा है बच्चों खरीफ फसल, ठीक है ना, ऋतु में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? दूसरा है प्रमुख रूप से भारत के अर्ध शुष्क भागों में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? विशेषकर इसमें बतानी बच्चों गुजरात और महाराष्ट्र अग्रणी उत्पादक राज्य हैं इन चीज़ों में। तो ऑप्शन है बच्चों कपास, चाय, जूट और गन्ना। तो बच्चों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कपास जो आप सभी को पता है, गुजरात जो है वो कपास का अग्रणी राज्य है, तो कपास बिल्कुल बच्चों इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक राज्य है? तो मैंने आपको मैप में ही बताया था बच्चों, सबसे ज़्यादा जो बॉक्साइट का उत्पादन होता है वो होता है बच्चों, तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है बॉक्साइट के सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है बच्चों? तो ये उड़ीसा है। तो बच्चों इसका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उड़ीसा राज्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बादाम लो अयस्की खाने स्थित है? तो बच्चों बादाम लो अयस्की खाने कहाँ है? जो बादाम की पहाड़ियाँ हैं बेसिकली उड़ीसा में है। तो बच्चों इसका सी ऑप्शन, जिसने भी आंसर सी लगाया है वो उसका बिल्कुल ठीक आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बच्चों है, निम्नलिखित को हमें क्या करना है, सम्मिलित करना है और हमें बताना है। तो आपको पता ही होगा कि जो नॉर्दर्न है, नॉर्दर्न में हमारा नई दिल्ली आ जाता है, ये रेलवे जो हमारे जोन है, ठीक है ना। तो नॉर्दर्न में आ जाता है नई दिल्ली, ठीक है, सेंट्रल में आ जाता है बच्चों सिकंदराबाद, और सर्दर्न में आ जाता है आपका चेन्नई, और ईस्टर्न सेंट्रल में आ जाता है आपका हाजीपुर। तो बच्चों इस हिसाब से जो आपका आंसर है वो आंसर बच्चों बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी बी इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, मैंने सारे के सारे आंसर रिकन्फर्म किए हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि अटल टनल का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा अटल टनल का जो विकास निर्माण है वो सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा कराया गया था। तो इसका बच्चों बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो आप बी आंसर जिसने लगाया है उसका सही आंसर है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बच्चों प्रश्न की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महानगर स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से जुड़ा हुआ नहीं है? आप सभी को पता है, मैंने बताया भी था आपको कि भारत में जो 4 स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत 4 महानगर होता, कौन सा था? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो बच्चों इसके अंदर ये तीनों तो है, लेकिन हैदराबाद गलत है ना। तो बच्चों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है बच्चों,
तो सी इसका आंसर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट बच्चों हमारा प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, बता रखा है। जैसे पहला बात है, भारत में जलमार्ग यात्री तथा माल वाहन दोनों के लिए परिवहन का एक सबसे अच्छा तरीका, हाँ ठीक है, ये ईंधन दक्ष तथा पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन प्रणाली है। हाँ तो बच्चों ये भी ठीक है, यानी इसका बच्चों यानी जो अभिकथन और कारण है दोनों ही सही है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा मेरे हिसाब से तो बच्चों ये आपका बिल्कुल ठीक है आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों कि वृहद नौहार के लिए विशेषकृत कार्यक्रम जैसे अयस्क हो गया, तेल हो गया, रसायन हो गया, ये समुद्री पत्तन, जो एक समुद्री पत्तन निम्नलिखित में से किस प्रकार के समुद्री पत्तन के अंतर्गत आता है? तो आप सभी को पता है बच्चों, तेल हो गया, रसायन हो गया, अयस्क हो गया, ये सारे के सारे औद्योगिक क्रियाकलाप से संबंधित है। तो बच्चों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो डी आंसर बिल्कुल बच्चों इसका ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। नीचे दो कथन दिए गए हैं, ठीक है ना, ये अभिकथन और कारण, दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा पूर्ताश्रय या पत्तन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार है, एग्जैक्ट बच्चों ये क्वेश्चन भी है और एग्जैक्ट सही लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये सही है। और विश्व में पत्तनों और पोताश्रय द्वारा केवल भारी जहाजी माल का परिवहन किया जाता है। तो बच्चों इसमें सही है, यानी इस प्रश्न का जो उत्तर है यानी ए आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो इस प्रश्न का जो उत्तर है बच्चों ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी पोताश्रय तथा पत्तन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार होते हैं और विश्व में पत्तनों तथा पोताश्रय द्वारा केवल भारी जहाजी माल का परिवहन किया जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये मानव विकास से संबंधित है, ये पैराग्राफ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसके अंदर हमें उत्तर देना है। जैसे पहला प्रश्न इसमें है बच्चों 15वां, निम्न में से कौन सा उच्च मानव विकास वाले देशों को अन्य देशों से अलग करता है? तो बच्चों क्या है जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो हमें इसके अंदर बताना है। तो बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर है उच्च सकल घरेलू उत्पाद, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, उच्च मानव विकास की श्रेणी के अंतर्गत कितने देश आते हैं? तो आप सभी को पता है उच्च मानव विकास के अंतर्गत 53 देश आते हैं, 53, यानी इसका सी आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों कि उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों में निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण प्राथमिकता दी जाती है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो अगर पैराग्राफ पढ़िएगा तो दे रखा है पहला ऑप्शन बच्चों, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर क्या करती है सरकार ज़्यादा खर्च करती है, यानी उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों शिक्षा और स्वास्थ्य मतलब काफ़ी ज़्यादा इसको प्राथमिकता दी जाती है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों, ये पैराग्राफ है, ठीक है ना, इसमें भरमौर क्षेत्र के बारे में बताया गया है। जैसे बोल रखा है कि भरमौर क्षेत्र के लोगों की अवस्थिति कैसी थी, तो आप सभी को पता है इनका जीवन काफ़ी ज़्यादा कठिन हो गया था, जीवन जीना बहुत ज़्यादा कठिन हो गया था, ठीक है ना, और इनके पास बहुत सारे मतलब समस्याएं थी। नेक्स्ट बच्चों, ये क्षेत्र कठोर जलवायु दशाओं का अनुभव करता है, क्यों? क्योंकि आप सभी को ज़्यादा ठंड पड़ती है तो ज़्यादा ठंड पड़ने लग जाती है और पड़ती है जब ज़्यादा गर्म पड़ने लग जाती है। ठीक है बच्चों, तो इसी में हम लोग बताना है। नेक्स्ट है, ये क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़ा क्यों है, एक कारण बताइए, ठीक है ना। तो बच्चों इसमें आप सभी को पता है कि जो क्षेत्र है ये आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है और सरकार द्वारा कोई भी यहाँ योजनाएं बनाई जाती है तो लोगों तक ये योजनाएं आसानी से नहीं पहुंच पाती क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है। तो बच्चों ये सब आपको इसमें लिखना था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा बच्चों ये आंतरिक जलमार्ग के बारे में दे रखा है, इसके बारे में हमें बताना है। तो आप सभी को पता है, आप सभी को पता चल गया होगा ये राइन नदी जलमार्ग है, ठीक है ना। और राइन नदी जलमार्ग के अगर टर्मिनल की बात की, नीदरलैंड के क्या नाम है बेसेल को, रोटरडम के नीदरलैंड के बेसेल को क्या करता है रोटरडम के उससे जोड़ता है। तो ये बेसेल को क्या करता है रोटरडम से जोड़ता है। तो आपको यही सब बता देना है। और ये राइन नदी है, ठीक है ना। तो इसमें ये दे रखा है, दिए गए आंतरिक जलमार्ग की पहचान की है, उनका नाम बताइए। तो आप बता दीजिएगा ये राइन नदी जलमार्ग है पूरब की ओर से, और दिए मतलब इसके अंदर हमें बताना है कौन सा टर्मिनल पत्तन है। तो आप सभी बता दीजिएगा इसके अंदर कि ये क्या करता है रोटरडम को बेसेल से जोड़ता है, ठीक है ना। तो आसान है, कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, हमारा प्रश्न है विश्व में परिवहन के साधन के रूप में आंतरिक जलमार्ग के महत्व बताइए। तो आंतरिक जलमार्ग के बारे में इसके अंदर हमें बताना है। तो आंतरिक जलमार्ग
तो बच्चों इसमें हमें बताना है यानी विश्व में परिवहन के साधन के रूप में आंतरिक जलमार्ग का महत्व बताइए। तो आंतरिक जलमार्ग की विशेषता इसके अंदर बता देनी है, यानी आंतरिक जलमार्ग क्या होता है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। भारी तथा स्थूल वस्तुओं के लिए क्या किया जाता है, जो भारी और स्थूल वस्तु होता है और इससे आसानी से परिवहन किया जा सकता है। और इसके साथ साथ क्या होता है बच्चों, घर्षण कम होने के कारण क्या होता है, इसमें ऊर्जा की कम खपत होती है और ये प्रदूषण नहीं फैलाता है। तो इस प्रकार से इसकी महत्व के बारे में आसानी से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात कीजिए बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, समस्त भौगोलिक अध्ययनों में मानव और प्रकृति अविभाज्य हैं। इस कथन की पुष्टि की, यानी कहने का मतलब क्या है बच्चों, आप सभी को पता है, ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है कि जो मानव और प्रकृति है एक दूसरे से अविभाज्य, अलग नहीं किया जाता, एक दूसरे के पूरक है, यानी एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। और आप सभी को पता है, इसमें मैंने बताया था किस प्रकार से मतलब भूगोल को हमारे मानव की जैसे जीवा को अलग रूप में कहा गया है, ठीक है ना, और आकार को अलग रूप में कहा गया है, तो मतलब प्रकृति को मानव रूप में दर्शाया गया है। तो उस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, पर्यावरणीय निश्चयवाद के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। आप सभी को पता है पर्यावरणीय क्या होता है बच्चों, पर्यावरण निश्चयवाद में क्या होता है कि मतलब इसमें मनुष्य की क्रियाकलापों पर प्रकृति का नियंत्रण होता है और मानव क्या होता है, प्रकृति का दास होता है। इसमें क्या होता है, प्राकृतिक सक्रिय भूमिका निभाती है और मानव निष्क्रिय भूमिका निभाता है, ठीक है। और पर्यावरणीय निश्चयवाद की अवधारणा में क्या होता है, इसकी जो मतलब अगर समर्थक की बात की जाए बच्चों, तो इसके समर्थक है आपके एलन सी सेपल और फ्रेडरिक एड्जल, ठीक है ना, इसके प्रमुख समर्थक हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों, विश्व में थोक व्यापार के बारे में बताना है। विश्व में थोक व्यापार की विशेषता है। तो आप सभी को पता है थोक व्यापार क्या होता है बच्चों, जो बिचौलियों के माध्यम से संपादित होता है। और थोक व्यापारी क्या करते हैं बच्चों, फुटकर व्यापारियों को क्या होते हैं, विक्रय हेतु माल उधार देते हैं। तो ये सारा काम कौन करता है बच्चों, तो ये थोक व्यापारी करते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में स्मार्ट सिटी जो मिशन था, इसके मुख्य उद्देश्य के बारे में हमें बताना है। तो स्मार्ट सिटी के अगर आप सभी को पता ही होगा कि स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, शहरों को बढ़ावा देना था और शहरों में जो आधारभूत जो सुविधाएं हैं, जैसे साफ सुथराई मतलब साफ करना, ठीक है ना, और पर्यावरण, ठीक है, और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करना, ठीक है ना, और स्मार्ट शहरों को एक विशेषता आधारभूत सुविधाओं को प्रदान करना, सेवाओं के लिए स्मार्ट समाधानों को लागू करना। इस प्रकार के बहुत सारे क्या थे बच्चों, इसके उद्देश्य थे। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, भारत में परिक्षिप्त बस्तियों की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो आप सभी को पता है परिक्षिप्त बस्ती को क्या कहा जाता है बच्चों, एकांकीय बस्तियां भी कहा जाता है। और भौतिक कारणों से क्या होता है, ये बस्तियां दूर दूर होती हैं, ठीक है ना। एकांकीय बस्तियों में क्या होता है बच्चों, या परिक्षिप्त बस्ती में क्या होता है बच्चों, ये दूर दूर होती हैं। तो इस प्रकार से इसकी विशेषता आपको बता देनी थी। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी था बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय समुद्री पत्तनों को, देखो बच्चों ये मैंने सैम्पल पेपर में कराया था और यही क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। भारतीय समुद्री पत्तन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार क्यों माना जाता है, ये बच्चों आपको प्री बोर्ड में भी क्वेश्चन आया था। तो आप सभी को पता होगा कि समुद्री पत्तन क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या कहा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार समुद्री पत्तन को कहा जाता है, ठीक है। पत्तन क्या करते हैं, जहाज़ों के लिए मतलब लादने के लिए या उतारने के लिए भंडारण की सुविधा प्रदान करता है, जो पत्तन होता है। इसके साथ साथ पत्तन क्या करते हैं, वस्तुओं को इकट्ठा करने का भी काम करते हैं और उन वस्तुओं को अन्य स्थानों तक भेजने का भी काम क्या करते हैं बच्चों, पत्तन करते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते थे, बहुत ईजी था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रवास को प्रभावित करने और परिभाषित कीजिए और प्रवास के अपकर्षक और प्रतिकर्षक कारकों में अंतर कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन था, आप सभी को पता है। व्यक्ति एवं वस्तु का व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण को क्या कहते हैं, हम प्रवास कहते हैं, ठीक है ना। इसके साथ अपकर्षक क्या होता है बच्चों, इसमें हमें पॉजिटिव बातें लिखनी होती है और प्रतिकर्षक में नेगेटिव। कहने का मतलब क्या है, अपकर्षक में क्या होते हैं, लोग दूसरे स्थान पर क्यों जाते हैं, क्योंकि रहन सहन की उच्च दशाएं, अनुकूल जलवायु, शांति और सुरक्षा, ठीक है ना, संपत्ति की सुरक्षा, तो इस प्रकार की चीज़ें वहाँ होती है। तो इसीलिए लोग क्या होते हैं बच्चों, बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, प्रवास करते हैं, दूसरी जगह की ओर जाते हैं। तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते थे। नेक्स्ट है बच्चों, विश्व में डेयरी कृषि की मुख्य विशेषताओं को वर्णन कीजिए। आप सभी को पता है कि डेयरी कृषि में क्या होता है, दुधारू पशुओं को पाला जाता है, ठीक है ना, डेयरी कृषि में। और डेयरी कृषि में क्या होता है, पशुओं के छप्पर भोजन के लिए क्या होता है, अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, ठीक है। न्यूजीलैंड और भी अदर बहुत सारे देश हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आप इसका जवाब दे सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा
कि कच्चे माल के आधार पर विश्व के उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए और प्रत्येक की व्याख्या कीजिए। तो कच्चे माल के आधार पर बच्चों आप सभी को पता है उद्योगों कितने भागों में बांटा गया है, कच्चे माल के आधार पे। ठीक है, एक और बच्चों ये वाला काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। भारत में नगरीय जनसंख्या के वितरण में व्यापक भिन्नता पाई जाती है, स्पष्ट कीजिए। तो आप सभी को पता है कि भारत में नगरीय जनसंख्या के वितरण में व्यापक भिन्नता क्यों पाई जाती है? क्योंकि भारत में क्या है बच्चों, अलग अलग क्षेत्र जैसे सघन हो गया, मध्यम हो गया, विरल हो गया। अगर आप उत्तर भारत में देखिएगा तो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, और दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों में देखिएगा तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है बच्चों, मध्यम होता है। ठीक है, और पूर्वी और पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व क्या होता है बच्चों, विरल होता है। तो इस प्रकार से बच्चों बता दीजिएगा, भारत में ये बताना है कि भारत में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए बच्चों, यदि क्या है विकास में सभी जेंडर सम्मिलित नहीं है तो ऐसा विकास लुप्त प्राय है। समावेशी विकास के संदर्भ में इस कथन की परख कीजिए। तो आप सभी को पता है कि जेंडर सम्मिलित नहीं किया जाएगा तो ऐसा विकास लुप्त प्राय होगा अगर महिलाओं को शामिल नहीं किया गया। ठीक है ना, महिलाओं पर अगर ध्यान नहीं दिया गया या महिलाओं को समाज में आगे नहीं बढ़ने दिया गया तो ऐसा विकास क्या है हमारे लिए क्या है, लुप्त प्राय हो सकता है। तो जेंडर के बारे में बोला था, आप आसानी से इसको क्वेश्चन कर सकते थे। नेक्स्ट बच्चों प्रश्न की बात है कि भारत में वायु प्रदूषण को जो है वायु प्रदूषण के स्रोत बताइए और वायु प्रदूषण के समाधान के कोई 3 उपाय बताइए। ठीक है, तो इसमें अगर बात की जाए क्या है तो बच्चों इसमें वायु प्रदूषण के बारे में आपको बताना है। तो वायु प्रदूषण आराम से कर लोगे, यानी वायु प्रदूषण की हम बात की जाए तो उद्योगों से निकलने वाला जहरीली गैसेज हो सकती हैं। ठीक है ना, और वाहनों से निकलने वाला धुआं, ठीक है ना, कोयले का जलना, ठीक है ना, पेट्रोल का जलना, ये सारे क्या होते हैं बच्चों, वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। और इसके लिए लोगों को समाधान क्या है बच्चों, लोगों में जागरूकता फैलाना, ठीक है ना, और औद्योगिक कचरे का निपटान करना, यानी उद्योगों से निकलने वाला जो रासायनिक या जो भी गैसेज हैं उनको नियंत्रित करना। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, जल प्रदूषण के किन्हीं 2 स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो आप कर लीजिएगा, जल प्रदूषण का मतलब क्या होता है, यानी उद्योगों से निकलने वाला जो औद्योगिक कचरा होता है ये क्या करता है बच्चों, नदियों को प्रवाहित करता है, यानी नदियों के जल की गुणवत्ता को क्या ख़त्म कर देता है और बहुत सारे जीव जंतु क्या होते हैं, मारे जाते हैं। इसके साथ साथ क्या हो सकता है बच्चों, इसके साथ साथ ये भी हो सकता है और धार्मिक क्रियाकलाप भी हो सकता है। आप सभी को पता होगा धार्मिक क्रियाकलापों के आधार पे क्या होता है, बहुत सारा पोल्यूशन किया जाता है। तो इस प्रकार से लोगों में हमें जागरूकता फैलानी चाहिए। तो इस प्रकार से आंसर आप कर सकते हो। बात करते हैं बच्चों मैप वाले के बारे में, मैप प्रश्न के बारे में। इसके अंदर अगर बात की मेरे पास मैप होता तो मैं बच्चों ज़रूर बता देता, तो फिर भी इसके अंदर हम बात करें पार महाद्वीपीय रेल लाइन का एक टर्मिनल का नाम बताइए। तो पार महाद्वीपीय आप सभी को पता है, यानी ये कौन सा बोल रखा है, यानी जो आपका रशिया में है, क्या नाम है बच्चों इसका। तो बच्चों अगर इसके बारे में बात की जाए तो पार महाद्वीप यानी आपका बोला ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में पूछा है। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की अगर बात की जाए तो ये सेंट पीटर्सबर्ग को, आप सभी को पता है, सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। तो टर्मिनल ने सीधे यानी सेंट पीटर्सबर्ग इसका सही उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। आगे बच्चों हमारा है भारत वाला बात करते हैं। आप सभी को पता है जैसे कॉफ़ी का उत्पादक यानी अग्रणी राज्य कौन सा बच्चों, कर्नाटक है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक तेल शोधन कारखाने का नाम तो आप सभी को पता है मथुरा, इसका सही उत्तर है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में कोयले का एक खनन का क्षेत्र बताइए। तो कोयले का क्षेत्र बच्चों देख लीजिएगा। नेक्स्ट, गोवा के तट पर स्थित एक प्रमुख समुद्री पत्तन कौन सा बच्चों, मरमा गांव है। ठीक है, तो मरमा गांव बच्चों इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है बच्चों, बिहार। नेक्स्ट बच्चों गुजरात में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तन का नाम बताइए, तो गांधीनगर। ठीक है बच्चों, और इसके साथ साथ अगर बात की जाए नेक्स्ट बच्चों यहाँ बात करते हैं। नेक्स्ट अगर मैंने बात करा कि नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट है सर्वाधिक मैंने आपको दिया सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा बच्चों, बिहार। और गुजरात में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तन, तो गांधीनगर नहीं है बच्चों, गलती होगी, गांधीनगर नहीं, अहमदाबाद है। ठीक है ना, अहमदाबाद इसका सही हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, और छत्तीसगढ़ में एक लो अयस्क खान कौन से बच्चों, बेलाडीला। कौन सा बच्चों, बेलाडीला इसका सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल में एक कोयले की खान कौन सा बच्चों, रानीगंज। ठीक है, तो ये बच्चों पेपर आपका बहुत ज़्यादा इजी आया था। ठीक है, तो जिस बच्चों ने किया है बेस्ट ऑफ लक, अच्छा आया। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आई हो या अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद बच्चों।